सो नाउ लेट अस स्टडी रोटेशनल मोशन क्या है। तो रोटेशनल मोशन इज़ अ मोशन इन विच पार्टिकल ऑफ द बॉडी दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स और कॉमन पॉइंट without changing their relative position. Such type of motion is called relative motion, rotational motion. यानी यहाँ पे अगर मैं एक बॉडी को, एक रिजिड बॉडी अगर मैं लूँ यहाँ पे, और लेट से ये बॉडी इस पॉइंट ओ के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है, तो इस बॉडी के सारे पार्टिकल, लुक एट दिस पार्टिकल नंबर 1, this particle number 2, they all will perform circular motion about this common point. यानी ये पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इस पॉइंट के अबाउट, और ये वाला पार्टिकल ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट दिस पॉइंट। तो इस टाइप का जो मोशन होता है दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। आसान है, सारे पार्टिकल दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स कॉमन पॉइंट, उसको हम बोलेंगे ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास एक रिम है, उसको मैं रोटेट करके तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रिजिड बॉडी मान लूँ और ये है वो कॉमन पॉइंट एक्सेल, ये वो कॉमन पॉइंट है जिसके अबाउट कुछ पार्टिकल मार्क कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे कहीं पे एक पार्टिकल है इस बॉडी का, ये एक रिजिड बॉडी है, ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो यू कैन सी सारे पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई पार्टिकल मैं लूँ स्पोक का, देखो इस पार्टिकल को, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट दिस फिक्स पॉइंट। सो इस टाइप का जो मोशन है ये हुआ रोटेशनल मोशन। मोशन को स्टडी करने के लिए हमको 4 पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, यानी मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रोटेशनल काइनेमैटिक्स क्या होता है। रोटेशनल काइनेमैटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट आर द टर्म्स दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द रोटेशनल मोशन। कौन कौन सी टर्म्स है जो डिस्क्राइब करती है रोटेशनल मोशन को। देन विल स्टडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हमारे पास इट इज़ डिनोटेड बाय आई, जैसे लीनियर मोशन में मास है मेजर ऑफ इनर्शिया, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मेजर ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में अपोज कौन करता है चेंज इन स्टेट को, मास करता है। ऐसे ही रोटेशनल मोशन में रोटेशन को अपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, ठीक है। एंड देन विल स्टडी रोटेशनल डायनामिक्स। देखो रोटेशनल डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड रोटेशनल मोशन, व्हाट आर द कॉज फॉर रोटेशनल मोशन। जैसे लीनियर मोशन का कॉज क्या है, इफ़ यू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स बॉडी मूवमेंट करेगी, मोशन में आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन का कॉज क्या होता है, तो टॉर्क होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में इस चैप्टर में है रोलिंग मोशन, एंड अनफॉर्चुनेटली रोलिंग मोशन को इस बार बोर्ड ने रिड्यूस किया है, डिलीट किया है सिलेबस से। तो एक्चुअली रोलिंग मोशन क्या होता है, तो रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन का ये कॉम्बिनेशन है, तो इसको फ़िलहाल हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल काइनेमैटिक्स से कि कौन कौन सी टर्म्स हमको ज़रूरी है समझना। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। देखो रिजिड बॉडी इज़ अ बॉडी इन विच पार्टिकल ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन दे डू नॉट चेंज इट देयर रिलेटिव पोजिशन। जब पार्टिकल किसी बॉडी के ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन अपनी रिलेटिव पोजिशन को चेंज नहीं करते तो हम बोलेंगे उस टाइप की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, एक रिजिड बॉडी होती है, ठीक है। पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक मैंने रॉड ली है जो कि थिक रॉड है, मेटल से बनी है, और मैं इसको एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर मैं इस रॉड को रोटेट करता हूँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे मान लो ये कोई पार्टिकल है, पार्टिकल ए, इसको मार्क करता हूँ, तो कुछ टाइम के बाद ये रॉड आगे बढ़ेगी और ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा ए डैश पर। तो
इस पार्टिकल का इस पॉइंट O से जिसके अबाउट की ये रॉड रोटेट कर रही है, अगर ये डिस्टेंस इनिशियली x था तो कुछ टाइम के बाद, टाइम t के बाद ये अभी भी x ही है, यानी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज नहीं हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है, यानी पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है इवन आफ्टर रोटेशन। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहाँ पे B ले लूँ तो ये कोई पॉइंट B है, ठीक है, तो ये कुछ टाइम के बाद आ जाएगा इस B डैश पर। अगर इवन आफ्टर द रोटेशन B की जो पोजीशन है पॉइंट O से, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये रोटेशन के बाद भी उतना ही रहता है, यानी इस पार्टिकल ने अपनी पोजीशन फ्रॉम एक्सिस, यानी ये पॉइंट से चेंज नहीं की है, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं की है, तो हम बोलेंगे इस टाइप की जो बॉडी होती है ये क्या है, रिजिड बॉडी है। और रिजिड बॉडी हम बोलते हैं कि अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई किया तो वो डिफॉर्म नहीं होती है, इट विल नॉट डिफॉर्म। हाँ, फोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लार्ज फोर्स रहा तो कोई भी बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। तो पार्टिकल अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी। इस टाइप की जो बॉडी होती है दैट इज़ कॉल्ड अ रिजिड बॉडी, ठीक है। नाउ अगली जो टर्म है इसको और थोड़ा डिटेल में समझना है, लेकिन उसके पहले मैं एक अगली टर्म समझा देता हूँ, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? It is a line which is passing through the common point about which all the particle they are performing a rotational motion, यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे सारे पार्टिकल। तो कुछ नहीं है, एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से अगर हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, देखिए अगर मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लूँ और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है जिसके अबाउट सारे पार्टिकल इस रॉड के दे ऑल आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, दे ऑल आर परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो उस लाइन को बोला जाता है कि ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। थोड़ा सा इसको और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है और यहाँ ये है वो कॉमन पॉइंट जिसके अबाउट की बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, और कुछ मैं यहाँ पे पार्टिकल ले लूँ इस बॉडी के, तो यू कैन सी सारे के सारे पार्टिकल दे परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन अबाउट अ कॉमन सेंटर। ये वो सेंटर है, सारे के सारे सेंटर जो है वो सेम लाइन पर आएंगे, इसका भी सेंटर यहाँ पे आएगा। तो ये जो सारे के सारे कॉमन सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको बोला जाता है कि ये क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। All particle perform circular motion about a fixed line or fixed common point and the line passing through that is called axis of rotation। तो ये दो टर्म्स मैंने समझा दी। नाउ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो देखो बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। इस बात को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। अब इस बात को मैं प्रूव भी कर देता हूँ कि ये कैसे कांस्टेंट होती है। देखो ये पार्टिकल ए से ए डैश पर गया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे फ्री डायग्राम बना लेता हूँ। मान लो ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये रॉड रोटेट हो रही है, ये पॉइंट ए है और ये जो पार्टिकल या पॉइंट है बी है। कुछ टाइम के बाद ए आ गया ए डैश पर और बी आ गया बी डैश पर, ठीक है। इसको लगाए टाइम टी, यानी ये यहाँ से ऐसे रोटेट होके आ गया। कैन यू टेल मी कि ए डैश पर आया तो इस पॉइंट ओ पर एंगल कितना ट्रेस हुआ, लेट से इसको बोल देते हैं θ1, और बी से बी डैश पे आया तो एंगल कितना ट्रेस हुआ, लेट से बोल देते हैं θ2 ट्रेस हुआ है। क्या नहीं, इसे θ1 θ2 एक ही है, देखो ना सेम एंगल ट्रेस हुआ है सेंटर पे। बी से बी डैश, ये बी डैश आर्क और ए डैश आर्क ने सेम एंगल सेंटर पे ट्रेस किया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी फॉर अ रिजिड बॉडी ये सेम है। अगर मैं कोई थर्ड पार्टिकल भी यहाँ पे ले लेता, मान लो यहाँ पे कोई सी पार्टिकल में ले लेता, तो ये भी सेम एंगल ट्रेस करता टाइम टी में पॉइंट ओ पर θ3। तो ये इक्वल्स टू, यानी तीनों भी एंगल θ3 भी सेम हो जाता θ2 और θ1 के। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। अगर मैं इसको टाइम टी से डिवाइड कर दूँ तो, अगर मैं टाइम टी से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्वांटिटी तो होती है
एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल दिस इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, यानी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल ये क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है, ये सेम होती है। सारे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है? तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अब बात कर लेते हैं लीनियर वेलोसिटी की। तो लीनियर वेलोसिटी देख लेते हैं पार्टिकल की। अब लीनियर वेलोसिटी किसी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम उस पॉइंट पे क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं वहाँ पे एक टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर ये है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल की, ये है लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट बी। पॉइंट ए पर देखो, पॉइंट ए पर फिर से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये है लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो लीनियर वेलोसिटी दिखाई दे रहा है कि ये अलग अलग डायरेक्शन में होगी। हर पार्टिकल की वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये अलग अलग होगी सारे पार्टिकल की। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी की, यहाँ पे क्या होगी डायरेक्शन, ये होगी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल ये अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमारे पास और एक पॉइंट जुड़ गया कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है, लीनियर वेलोसिटी v ये सेम नहीं होती है, इट इज़ नॉट सेम, ये सेम नहीं होती है। जबकि ये जो है एंगुलर वेलोसिटी ये कैसे होती है, ये सेम होती है। ठीक है, नाउ सो इस डायग्राम से ये क्लियर है कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होगी। अगर यहाँ पे कोई और एक पार्टिकल है तो ये भी ऐसे रोटेट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ और होगी। चलो हटा देता हूँ यहाँ पे मैं। लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ एक और चीज़, लीनियर एक्सेलरेशन भी पार्टिकल का ये भी अलग अलग होगा। लीनियर एक्सेलरेशन पार्टिकल का, या इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम जो बोलते हैं ना, ये भी सेम नहीं रहेगा, इट इज़ ऑल्सो नॉट सेम। हर पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये अलग अलग होगा। ठीक है, सिमिलरली जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो भी अलग होगा, और इन पे लगने वाला फोर्स देखो, इसका जो एक्सेलरेशन है ये भी अलग होगा, इस पर जो लगेगा फोर्स, इन पर फोर्स भी अलग अलग लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग है तो फिर फोर्स की डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको जल्दी से मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, ओमेगा कैसा है, ओमेगा सबका कांस्टेंट है, लीनियर वेलोसिटी ये कांस्टेंट नहीं है, लीनियर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, फोर्स जो है वो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है, हर पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स अलग है। ठीक है, अब जो सारे फॉर्मूले हमने सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, वो यहाँ पे वैलिड है, हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ relationship between tangential acceleration and angular acceleration, at is equals to r alpha. Then what is centripetal or radial acceleration, it is v square divided by r, the centripetal force acting on the particle, ठीक है, ये कितना होगा, mv square divided by r। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन में, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि सारे पार्टिकल एक्चुअल में सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, आफ्टर दिस लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड टर्म, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। तो दो वर्ड हैं यहाँ पे, देखो, एक है मोमेंट और एक है इनर्शिया। अब फिजिक्स में मोमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, और इसका जनरल मीनिंग में ले रहा हूँ एबिलिटी। मूवमेंट का मतलब है एबिलिटी, ठीक है। और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है अपोजिशन। एक्चुअली इनर्शिया इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेज द चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट, दो टाइप की स्टेट है किसी ऑब्जेक्ट की, एक होती है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरी है स्टेट ऑफ मोशन।
ठीक है। तो अब आई होप कि तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब समझा होगा। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अपोजिशन टू द चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी, आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, लेकिन ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन। देखो इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि तुमने बोला कि लीनियर मोशन, अब लीनियर मोशन में क्या है हमारे पास, अगर बात करें लीनियर मोशन की, तो लीनियर मोशन में चेंज इन स्टेट को कौन अपोज करता है? तो चेंज इन स्टेट को अपोज करने वाला है मास। मास अपोज करता है चेंज इन स्टेट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रक खड़ा है, ठीक है, अगर उसको हमने फोर्स लगाया तो वो अपोज करेगा मोशन में आने के लिए। तो एक्चुअल में वहाँ पे उसका जो अपोजिशन है वो ड्यू टू इट्स मास है, मास की वजह से वो अपोज कर रहा है, ठीक है। तो लीनियर मोशन में मास होता है मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब अपोजिशन। अपोजिशन लीनियर मोशन में किसकी वजह से होता है? मास की वजह से, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया जो है, एक्चुअल में अपोजिशन जो है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। ऑफ इनर्शिया अपोज करता है रोटेशनल मोशन को। मैं फिर से वो रिंग लेता हूँ और वो रिंग के थ्रू तुमको समझाता हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मेरे पास ये रिंग है। अगर इस रिंग को मैं थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश करूँ तो ये जो थोड़ा बहुत अपोजिशन में फील कर रहा हूँ ना, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मान लो कि ये थोड़ा ऐसे रफ है, अगर मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो अपोजिशन हो रहा है ये रोटेशन को, इसी को हम बोलते हैं कि यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर मुझे कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास, तो मास, मोमेंट ऑफ मास आई विल कैलकुलेट अबाउट अ गिवन पॉइंट। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, मोमेंट का मतलब है एबिलिटी, और एबिलिटी ऑफ मास ये क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मास क्या चीज़ है? एबिलिटी ऑफ मास तो है इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स ये अपोज करता है। और कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, कैलकुलेट करने के लिए मास को, ये जो मास है इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं जिस पॉइंट के अबाउट हमको कैलकुलेट करना है मूवमेंट। मान लो कि ये वो पॉइंट है, इसका मास m है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हमको बोला है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ मास अबाउट पॉइंट O, और ये है इसका डिस्टेंस। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा मोमेंट ऑफ मास अबाउट पॉइंट O? सिंपली आई विल टेक मास एंड आई विल मल्टीप्लाई इट बाय r। r यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। You will always take perpendicular distance. So now let us take another example. उनको बोला कि मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करो। तो मोमेंट का मतलब है एबिलिटी, और एबिलिटी ऑफ फोर्स क्या है? इट प्रोड्यूसेस टॉर्क। ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ यू विल कैलकुलेट दिस क्वांटिटी? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स टॉर्क ही। तो यू टेक फोर्स और इस फोर्स को मल्टीप्लाई करते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, यही होता है टॉर्क, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे? ये भी किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम एक्चुअल में ये तो एंगुलर मोमेंटम को प्रोड्यूस करता है, एबिलिटी ऑफ मोमेंटम। तो एबिलिटी ऑफ मोमेंटम, सो यू विल टेक मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p, and you will multiply it by perpendicular distance, and this is how you will calculate this quantity, moment of momentum. And similarly अगर मैं ये लिखूँ तो moment of inertia, moment of inertia कैपिटल I, ability of inertia opposition। अब कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? you will write, कैसे लिखोगे इसको? you will take inertia and you will multiply it by परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनर्शिया कितना है? ये इनर्शिया मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इनर्शिया है, ये आ गया इनर्शिया, और मूवमेंट है इसलिए हम इसको फिर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये क्या होता है? मास इंटू स्क्वायर, r इंटू आर इज r स्क्वायर। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जहाँ कहीं भी तुमको मूवमेंट वर्ड किसी फिजिकल क्वांटिटी के पहले दिखाई देता है ना, वहाँ पे जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दैट क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मास था, मास को तुमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। मूवमेंट ऑफ फोर्स था, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, एंड सेम। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
तो तुमने इनर्शिया को लिया m इंटू आर और उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। और यही है हमारा फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाउ यू डिफाइन इट? सो यू से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट बता दो। एसआई यूनिट है मास को you will measure in kg and this distance square that is meter square. So this is the SI unit of moment of inertia. Then what about dimension? So dimension will be this m1 l2 t0. I hope you can understand how I have written the dimension. ठीक है, but if I consider a system of particle, अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इफ़ यू हैव अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हाउ यू विल कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ठीक है, तो इफ़ आई टेक एनी बॉडी, लेट्स से पार्टिकल का ये मास m1 और इसका मास m2 एंड अनदर पार्टिकल इट इज़ हैविंग मास mn, and this body is rotating about a fixed axis. This is axis of rotation omega. ठीक है, so and let us consider r1 is the perpendicular distance of mass m1, r2 is the perpendicular distance of mass m2 and Rn is the perpendicular distance of Rn. All these particle performing a circular motion about this fixed axis. So to calculate its moment of inertia, I will write moment of inertia of the first particle. इस particle का moment of inertia कितना रहेगा? So I can write moment of inertia of the first particle will be product of mass m1 and square of the perpendicular distance from axis of rotation. It will be r1 square. What is the moment of inertia of second particle? How you will write? Product of mass which is m2 and square of the perpendicular distance from axis of rotation, and so on. You can write moment of inertia of the nth particle as mn into rn square. ये तो आ गया each individual particle का moment of inertia. How you will calculate the moment of inertia of the body? तो moment of inertia of whole body, rigid body, it will be the addition of individual moment of inertia of each particle. तो पहले particle का कितना है देखो, it will be I1 plus I2 plus and so on till In. वैल्यूज रख देते हैं अभी, तो ये कितना आ जाएगा? It will be m1 r1 square plus m2 r2 square plus and so on, it is mn rn square. सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। सारे पार्टिकल का कैलकुलेट करेंगे और सबको एडअप कर देंगे। ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। इट कैन बी रिटन एज summation of I is equals to 1 to n, it is mi ri square. सो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। ठीक है, यानी पार्टिकल को हम अलग अलग देख सकते हैं। तो अगर डिस्क्रीट बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, उस केस में ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कंटिन्यूअस है, तुम अलग अलग पार्टिकल को नहीं देख पा रहे हो, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे लिखेंगे? उस केस में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यू राइट इट इज़ आर स्क्वायर एम इंटू डी एम, जहाँ पे डी एम जो है इट इज़ द स्मॉल मास, it is infinitesimally small mass you have selected of a body. This is how you will write. तो इसको आगे हम और डिटेल में समझेंगे कि ये फॉर्मूला हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिजिड बॉडी का
ये कैसा होता है, तो सारे डिस्क्रीट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके उसको ऐड अप कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 मेजर फैक्टर पर डिपेंड है। देखिए, सबसे पहले डिपेंड है शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी पर, दूसरा है ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये 3 मेजर फैक्टर पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जस्ट हम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोल सकते, हमको ये सारी चीज़ें भी देखना पड़ेगी। शेप एंड साइज देखना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन हमको देखना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। देखो, अगर मैं एक रॉड को लूँ, ठीक है, ये रॉड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से पास हो रहा है, इस सेंटर से ये पास होता है, ठीक है, और सेम रॉड है और इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड से मैं पास करता हूँ, ठीक है। इसके अबाउट ये रॉड ऐसे रोटेट होगी, ठीक है, और ये सेकंड वाले केस में इस पॉइंट, इस लाइन के अबाउट ये एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी ओमेगा से। तो मान लेते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ठीक है। तो यू विल चेक, जिस बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक्सिस के क्लोज है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और जिस बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज़्यादा दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा। इसका मतलब यहाँ पे इस केस में I2 का मूवमेंट, यानी I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर देन I1। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्लोज है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्लोज होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। इसको पहचानने का और एक तरीका ये है कि अगर कोई बॉडी ईजी टू स्टार्ट है, ईजी टू स्टार्ट, ईजी टू स्टॉप है, तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होता है। कोई बॉडी इजीली स्टार्ट होती है, इजीली स्टॉप होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। और अगर कोई बॉडी डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट है, डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट, डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, तो उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाई होता है, ठीक है। जैसे कि ट्रक डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट, डिफ़िकल्ट टू स्टॉप होता है, चलने के लिए यानी इसको चलाने के लिए भी यानी थोड़ा स्लो चलता है वो, तो डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट है, और एक बार मोशन में आ गया तो डिफ़िकल्ट टू स्टॉप है, तो हम बोलेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। एक बाइसिकल होती है, तो बाइसिकल आसानी से चल जाती है और आसानी से स्टॉप हो जाती है, एक छोटा बच्चा भी उसको चला देता है, तो हम बोलेंगे उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम होता है। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है तो ये चेक कर लो आप, विच बॉडी इज़ ईजी टू स्टार्ट, विच बॉडी इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट। जो ईजी टू स्टार्ट, ईजी टू स्टॉप है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट, डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा। आई होप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट क्लियर है।